स्ट्रे डॉग्स का मामला बहुत बढ़ा हुआ है, उनका आतंक फैला हुआ है। 2024 का अगर एक डेटा देखें तो 37 लाख ऐसे मामले आए थे जहां पर आवारा कुत्तों ने किसी न किसी को काट लिया। आवारा कुत्तों का आतंक इतना हो गया कि इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। पिछले साल जैसा कि रिकॉर्ड है कि 37,000 लोग डॉग बाइट से गए, 37,000 लोगों की डेथ हुई है तो कुत्ते काटने की वजह से। तो बड़ा आंकड़ा है। तो बड़ा आप पेट पालना चाहते हैं तो आपको 10 बाई 10 का एक कमरा चाहिए। ये आपको मैंडेटरी है, कानून आपको ये रूल्स में है, ये गाइडलाइन। अगर आप 2 कुत्ते पालने हैं थोड़ा बड़े साइज के तो 2 10 बाई 10 के कमरे चाहिए। अब आप 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पे कर नहीं सकते। अभी भी दहेज के मामले चल रहे हैं और दहेज के मामले चल रहे हैं। इसमें ज़्यादातर जो मामले हैं उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादातर झूठे मिलेंगे। जो बदला लेने की भावना है, सबक सिखाने की जो भावना है, वो इतनी मजबूत हो जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस हद तक चले जाते हो कि आप चाहते हो पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है कि लापरवाही से? कई देशों में तो ऐसा है कि आप गाड़ी 100 से नीचे चलाएंगे तो चालान कटेगा आपका। हमारे यहाँ 60 के ऊपर चलाएंगे तो कटेगा चालान। ये भी होता है। अगर आप 60 के ऊपर चला रहे हैं जहाँ चालान कट सकता है और वहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे उसकी। तो माना जाए कि आपने पी रखी थी, आप नशे की हालत में थे, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। सोचिए, आप सुबह घर से सैर के लिए निकलते हैं या फिर सुबह साइकिलिंग के लिए निकलते हैं और आपके पीछे आवारा कुत्तों की फौज पड़ जाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में आवारा कुत्तों का आतंक इतना हो गया कि इंसान की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? आप जिस घर को अपना समझते हैं, जिस प्रॉपर्टी पे बैठे हैं, जिसको रजिस्टर्ड करा रखा है आपने, क्या वाकई असल में वो प्रॉपर्टी आपकी है या नहीं है? और धारा 498A जो दहेज उत्पीड़न के खिलाफ एक मुख्य कानून माना जाता था, पर अब इसके अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब क्या जो पीड़िता है उसको इंसाफ मिलने में देरी होगी? नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज लीगल अड्डा। और आज मेरे साथ स्टूडियो में है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के प्रदीप राय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा सर, शुरुआत करते हैं। जो स्ट्रे डॉग्स का मामला बहुत बढ़ा हुआ है, उनका आतंक फैला हुआ है, एक तरीके से कह सकते हैं। और 2024 का अगर एक डेटा देखें तो 37 लाख ऐसे मामले आए थे जहां पर आवारा कुत्तों ने किसी न किसी को काट लिया था। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि क्या वाकई में ये स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद संज्ञान लेना पड़ा ऐसे केस में? देखिए, ऐसा है कि जो ये कानून है ना, खास करके जितने भी जानवरों से संबंधित कानून है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड है आपका, आजकल तो फिशरीज मिनिस्ट्री में आता है, पहले एनवायरनमेंट में आता था। आप कई बार देखें तो जानवरों को लेके या तो हमारे में संवेदनहीनता है या हद से ज़्यादा संवेदनशीलता है जी। बीच की स्थिति कहीं पे नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो विचार है वो इसी धारा के अंतर्गत है। आप देखिए, जैसे आप कोई जानवर पालना चाहते हैं, कोई बड़ा आप पेट पालना चाहते हैं, तो आपको 10 बाई 10 का एक कमरा चाहिए। ये आपको मैंडेटरी है, कानूनन आपको ये रूल्स में है, ये गाइडलाइन है। अगर आप 2 कुत्ते पालने हैं थोड़ा बड़े साइज के तो 2 10 बाई 10 के कमरे चाहिए। अब आप 2 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, यहाँ पे कर नहीं सकते। अगर आपको एक पेट शॉप खोलनी हो तो आप देखें कि दरवाज़ा आगे भी होना चाहिए और पीछे भी खुलना चाहिए। पेट के केज के अंदर आपका खाने का सामान हमेशा होना चाहिए, पेडिग्री होनी चाहिए, पानी पीने का पूरा इंतजाम होना चाहिए, जो आपकी ड्रेनेज की व्यवस्था पूरी ठीक होनी चाहिए। ये आपको जानवर पालने के नियम इस तरह से बना रखें। तो ये गाइडलाइंस हैं जो आपने बताई, जो अगर आप अपना पेट पालते हैं और उसकी देखभाल आप करेंगे, जानवर को हमेशा आप उसको बांध के रखेंगे, आपके हाथ में लीच होनी चाहिए। लैच के बाद अगर मान लीजिए कहीं किसी को काट लिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आप पे FIR होगी। तो अब आप देखें कि जानवर की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। एक हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा वो है कि जैसे पहले गांव में होता था कि पूरे गांव के 3-4 कुत्ते होते थे और ये माना जाता था कि गांव के कुत्ते हैं जी। वो पूरे गांव को पहचानते थे, बाहर वालों को देख के भौंकते थे और गांव की प्रोटेक्शन भी होती थी उससे। अब क्या है कि एक आदमी जानवर को प्यार करता, दूसरा उससे डरता भी है।
हाँ, और कई बार ऐसा होता है कि जानवरों को लगता है कि जो आदमी खाना उनको दे रहा है, पानी दे रहा है, उसके लिए वो वो जानवर के लिए अच्छे हैं। मगर जो आदमी उन्हें खाना नहीं दे रहा है, उनसे बात नहीं कर रहा है, जो उनके पास नहीं जा रहा है, वो उसको कई बार वो काट भी लेते हैं। अब आप कभी भी जब कोई कानून बनाएं, कभी भी कोई विचार रखें, तो आप एक गेटेड कॉलोनीज हैं, वहाँ पर आप स्ट्रीट डॉग को जो फीड कराता है, अगर आप, कोर्ट ने यही तो कहा कि अगर आपको इतना शौक है तो अपने घर में रखिए, आप घर में ले जाके पालिए, उसको घर में खिलाइए। कई लोगों को के घर में भी होते हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स को रखते हैं अपने घर के अंदर। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जब कभी भी इस तरह की बात आए, आप एक नियम बना दें कि कौन आदमी फीड कराता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए। क्या सोसाइटी में मान लीजिए कि 25-30 ऐसे डॉग्स हैं, तो एक एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो लोग डॉग लवर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें इसकी। अच्छा सर, जैसा आप बता रहे हैं कि अगर एक कॉलोनी में डॉग है और उसको कॉलोनी के लोग खिला रहे हैं, ठीक है, पर ये डॉग चलो कॉलोनी वालों को नहीं काटता, बट कोई बाहर से आता है, डिलीवरी वाला आ गया या कोई और आ गया, फेरी वाला आ गया, उसको काट लेता है, तो ऐसे में रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? कॉलोनी वालों की होगी। अब जो खिला रहा है उसकी तो होनी चाहिए ना, कम से कम जो उस जानवर की देखभाल कर रहा है, जिसकी वजह से वो जानवर वहाँ पे है, उसको तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वरना आप डॉग लवर हो तो आप कोई एक जगह आइडेंटिफाई करो, वहाँ पे जाके फीड करो। मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो किसी एक खास जगह पे जाके, खास पॉइंट पे जाके, लोधी गार्डन आप चले जाएं, कई लोग आते हैं डॉग्स को फीड कराते हैं। उस कोने के अंदर सारे डॉग्स उस समय इकट्ठे रहते हैं, मौजूद रहते हैं वहाँ पे। अगर आप ये करना चाहें तो करें, लेकिन अगर आप उसको फीड भी कराएं और उसकी वजह से कोई नुकसान हो, उसकी जिम्मेदारी भी आपकी नहीं बने, ये बात तो ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे ख्याल से बिल्कुल एक ठीक लाइन पे है और एक सही दिशा में जा रहा है, क्योंकि आप देखें ना कि कितनी सच में, आतंक तो नहीं बोले इसको, लेकिन काफ़ी हद तक बहुत से लोगों की जान माल की क्षति हुई है। पिछले साल जैसा कि रिकॉर्ड है कि 37,000 लोग डॉग बाइट से गए, 37,000 लोगों की डेथ हुई है जी तो कुत्ते काटने की वजह से। तो ये बड़ा आंकड़ा है जी। और बच्चों को, बुजुर्गों को, ऐसे लोगों को ज़्यादा वो टारगेट में रहते हैं। उनके जानवर उनको देख के उनके ऊपर जंप भी करता है। तो ये समझना चाहूँगा कि ये संतुलन जो पेट लवर्स हैं या फिर जो लोग डरते हैं डॉग पालने या किसी भी चीज़ से, तो ये बैलेंस कैसे बनाया जाए दोनों के बीच में? भाई एक तो देखिए, आपको जानवर पालने का जो नियम है ना, वो भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना चाहिए। अब अगर आपके पास कुल 1800 फीट की जगह है और 10 बाई 10 के 2 कमरे आपने जो डॉग्स को दे दिए, तो आप कहाँ रहोगे? कम से कम प्रैक्टिकल रखो। तो ऐसी सिस्टम को ऐसा रखिए कि बाकी रहे, उनकी जिम्मेदारी भी हो जाए। अब जो ऐसे ही घूम रहे हैं जी कॉलोनी के अंदर या घर के अंदर, तो उसको तो आपको देखना पड़ेगा, आपको कोई सिस्टम करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे नहीं रहें, क्योंकि आपकी 2 आदमी की कन्वीनियंस या 2 लोगों के शौक के लिए आपकी आज़ादी पूरी है, मगर आप वहीं तक आज़ाद हैं जब तक कि आपकी आज़ादी से दूसरे की आज़ादी में खलल नहीं पड़ता हो। ऐसा कोई काम तो आप नहीं कर सकते कि जिससे कि आपके लिए तो बिल्कुल अच्छा है मगर दूसरे की आज़ादी में आपको फ़र्क डाल देते हैं आप उसको। ये नहीं कर जैसे सकते जो आप। गलियों में कुत्ते रहते हैं सर, उनको भगाया तो जा नहीं सकता क्या? जो आपकी गलियों में रह रहे हैं, जो रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के उसमें रह रहे हैं कुत्ते, नहीं, उसका अरेंजमेंट किया जा सकता है। अगर आप उनकी फीडिंग सेंटर्स अलग बना दें तो शायद वो वहीं पे जाएंगे। अगर आप हर आदमी अपने घर के बाहर खिलाने की जगह पे कोई फीडिंग सेंटर हो जहाँ पर जाके उनको खाना वहीं मिलेगा, जानवर कई बार इंसानों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं, पहुँच जाएंगे वहाँ पे टाइम से और उनको फिर कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए संघर्ष करने की। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इनकी जो जिम्मेदारी है आवारा कुत्तों को देखने की, ये नगर निगम से वगैरह की है, तो क्या इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम नहीं निभाया, इस वजह से ऐसी सिचुएशन आ गई है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में? देखिए, नगर निगम वगैरह ने जो ये कानून बना रखे हैं, अब आप बताइए मुझे कि क्या कभी भी कोई इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि आप पेट्स के लिए क्या सिस्टम होगा? कभी एमसीडी की या नगर निगम की या किसी भी अथॉरिटी की ये प्लानिंग नहीं होती है। उनके ध्यान में तो ये होता है कि आदमी कहाँ रहेंगे, फ्लैट कहाँ रहेगा। कभी किसी को, मैंने आज तक तो किसी बिल्डर को भी नहीं देखा जिसने कोई डिज़ाइन किया हो घर ये सोच के कि यहाँ पे जानवर कहाँ रहेंगे। वैसे शायद कोई होता होगा, लेकिन ज़्यादातर मैंने नहीं देखा कहीं पे कि आप कोई घर खरीदने जाएं और जाके देखें कि यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट है। कोई कॉलोनी के अंदर वो तो आएंगे ही डॉग्स, क्योंकि ओरिजिनली तो ये जगह उन्हीं पक्षियों की और उन्हीं पशुओं की थी जिसको कि हम लोगों ने छोटा किया और वहाँ पे रहने का इंतजाम किया अपना, जहाँ पे हम रहते हैं। लेकिन उनके लिए कुछ ना कुछ आपको एक अरेंजमेंट करना चाहिए, मगर एक आइडेंटिफाइड जगह होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं भी आप ये कर रहे हैं ताकि बाकी जो लोग हैं, जो बाकी रहने वाले लोग हैं या जो आते हैं मिलने के लिए, उनको परेशानी हो जाए। ये काम तो आप नहीं कर सकते, वहाँ पर तो संतुलन बनाना होगा आपको। तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं सर। एक अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था सेक्शन 498A, और जिसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस
निर्धारित करी हैं कि अब इस सेक्शन के तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। जी। तो ऐसे में एक चीज समझना चाहूंगा कि ये पूरा मामला क्या था। दूसरा चीज, क्या इसके तहत जिन लोगों को न्याय जल्दी मिलने का या जो पीड़ित थे उनको लगेगा कि न्याय देर से मिल रहा है हमें, और पुरुषों को लगेगा कि उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा था रुकेगा? देखिए, ऐसा होता है कि जो दहेज उत्पीड़न के जो मामले हैं ना, ज़्यादातर जो मामले हैं, मैं नहीं कहता कि भारत में दहेज नहीं है, दहेज से शादियां होती हैं और बहुत से परिवार दहेज को एक बड़ा एक पैरामीटर मान के चलते हैं, जो कि एक बुराई है हमारे समाज की, और एक कानून से नहीं हटेगा। ये सामाजिक जागरूकता से हटेगा और सामाजिक तिरस्कार से, बहिष्कार से और सामाजिक जो जिसको बोलते हैं सत्कार से हटेगा। ये दंड और पुरस्कार की जो नीति है, उसमें पुरस्कार की नीति से समाज में पब्लिकली आप उनको अप्रिशिएट करें। कई बार तो लोग इस बात के लिए दुखी होते हैं कि दहेज कम मिला। ऐसे गांव में आप जाएं तो बहुत से ऐसे मामले देखने को मिल जाते हैं। अभी भी दहेज के मामले चल रहे हैं? चल रहे हैं, और दहेज के मामले चल रहे हैं। उसमें ज़्यादातर जो मामले हैं उसमें आप अगर ध्यान देंगे तो ज़्यादातर झूठे मिलेंगे आपको। कुछ एक सही अब उसका दुरुपयोग हो रहा है। अब दुरुपयोग हो रहा है और झूठे जो मामले मिलते हैं। अब आप जैसे एफआईआर लिखाने बैठते हो तो आप एफआईआर लिखाते हो उस व्यक्ति के खिलाफ भी जो व्यक्ति कभी इंडिया ही नहीं आया जी, लेकिन कोई रिश्तेदार है, उस आपके बधू जो बर पक्ष का रिश्तेदार है, कहीं रहता है, जो कि घर में उसकी रिस्पेक्ट है, उसके खिलाफ भी आप एक कंप्लेन करते हो। कई बार ऐसा होता है कि आप एक आम तौर पे एफआईआर के अंदर कुछ ऐसे सेक्शंस डाल देते हो जिससे कि पूरे परिवार को एक तरह का हैरेसमेंट हो जाए। तो ये आम तौर पे न्यायपालिका कोई अंधी तो है नहीं, उनको भी मालूम है कि समाज में इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है। कई ऐसे इंजीनियर, डॉक्टर्स, कई सुसाइड कमिट किए जिनको ये लगा कि हमें कोई बचने का रास्ता नहीं है, परिवार संघर्ष कर लिया, खुद भी जेल चले गए। तो कोई ना कोई ऐसी स्टेज तो आनी है जहाँ पे आपको इस तरह के कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई कदम उठाना पड़ेगा। जैसे एससी एक्ट था, उसमें भी इस तरह का आया कि अगर आपको किसी आदमी ने बोला है, अगर आपको किसी ने अपमान किया इस बात से कि आप उस समाज से आते हो, तो कम से कम एक जो है जो समाज से बिलोंग नहीं करता है उसका विटनेस चाहिए आपको। ऐसे ही आप देखेंगे कि जो दहेज के मामले हैं, इन मामलों के अंदर ज़्यादातर पति पत्नी के जो झगड़े होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, झगड़ा होने के 3 महीने 4 महीने के अंदर उत्पीड़न शादी के दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। 10 साल की शादी में शादी के दूसरे दिन से उत्पीड़न का केस लिखाते हो आप, और फिर आप इस तरह के मामला यहाँ तक पहुँच जाता है। तो मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं कि सारे मामले झूठे हैं, लेकिन 3-4% जो ठीक मामले हैं, इन जो गलत लिखाने वाले की वजह से वो 4% मामले भी संदिग्ध बन जाते हैं। मैं कई ऐसे मामलों को जानता हूं कि जिसमें सच में और स्त्रियों के साथ जाती हुई है, लेकिन ऐसे भी मामले जानता हूं जहां पर बिल्कुल कोई मतलब नहीं है और उनका इस तरह से आपने केस रजिस्टर करा दिया और उनको आपने एक सज़ा भुगतने के लिए मजबूर कर दिया। मैं मीडिएटर भी हूँ, तो मैं कई हमारे सुप्रीम कोर्ट में मीडिएशन के जो बहुत से मामले आते हैं उसमें ज़्यादातर डाउरी जो दहेज के मामले हैं वो दिखाए गए रहते हैं, उत्पीड़न के मामले रहते हैं, और आप अननेचुरल सेक्स के चार्जेस लगाते हो। तो ये पैक ऑफ 6 क्या होता है सर? जब मैंने सुना है बेसिकली कि जब हम खासकर जब डिवोर्स का केस होता है, जब लेने जाते हैं तो वहाँ पर वकील ऐसे कई तरीके के हैरेसमेंट के चार्जेस लगा देते हैं, या 6 तरीके के ऐसे कुछ केसेस हैं लगा नहीं, वो तो देते हैं। कितने भी हो सकते हैं खैर, लेकिन जैसे मेंटेनेंस एक लगाएंगे, एलिमनी लेंगे आपसे, दूसरा हैरेसमेंट लगाएंगे, सेक्सुअल कंडक्ट को लेकर के भी एफआईआर लिखाएंगे, दहेज को लेकर ताना देने को लगाएंगे, परिवार के लोगों ने जाति की वो भी दिखाएंगे। तो एक तरह से पूरी फैमिली को तो ये पूरा का पूरा एक तरीके का बंडल होता है, एक पैकेज होता है जो लगा दिया जाता है। जैसे हम लोग मीडिएशन में बैठते हैं, लड़के लड़कियों को बिठाते हैं, बात करते हैं, उनको बात करने के बाद दोनों कहते हैं भाई मैंने तो ये गलत दिखाया था एफआईआर, क्योंकि इसने भी ऐसे किया, समझौता हो जाता है दोनों का। कई ऐसे मामलों में हो जाता है, वापस जाते हैं, एक साथ रहते हैं। परिवार के कई बार लोग नहीं चाहते कि दोनों साथ में रहें, कई बार वो लोग चाहते हैं कि इनका झगड़ा हो, ऐसा भी होता है। और फिर जब ये दहेज तक बात पहुंचती है, एफआईआर तक पहुंचती है, थाने तक पहुंचती है, तो आपके हाथ से बातें निकल चुकी होती है। बस स्थिति ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपका झगड़ा हो किसी से और आपके 4 दोस्त आपके बीच में आ जाएं, तो कई फैसले वो करने लगते हैं आपके बिहाफ पे। तो परिवार के अंदर भी मुझे लगता है कि ये चीज़ें होती हैं, और जिसकी वजह से कई बार ये समस्या इस हद तक पहुंच जाती है कि ये अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता। तो मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपके पास तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते होंगे, तो जब इस तरीके का मामला आता है कोर्ट में या आपके पास आता है, तो सबसे पहले आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर लिया जाए, या क्या राय देते हैं आप? देखिए, सबसे पहली कोशिश हमारी यही होती है कि आप पति पत्नी आपस में बात कर लो, और अगर ये ठीक हो सकता है रिश्ता आप लोग का तो ठीक कर लो।
क्योंकि जो पारिवारिक रिश्ते हैं ना, मान लीजिए बच्चा है किसी का, अब बच्चे की कस्टडी का केस चलेगा जी। बच्चा किसके पास जाए, फिर बच्चे की कस्टडी के अलावा बाकी और कई फैक्टर्स होते हैं परिवार में। आप उस घर को 2 हिस्से में बांटोगे, रिश्तेदारों को अलग करोगे, आप आधे लोगों से बात करोगे, आधों से नहीं करोगे। इतनी मेच्योर अभी जो समाज के लोग हैं इतने नहीं हैं कि हम अलग होकर भी वैसे ही उसी तरह से मिल सकें और बात कर सकें। मन में तो बात रह जाती है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए 1-2 महीने 3 महीने कि आप साथ रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, वापस बात बन सकती है कि नहीं बन सकती है, पहले आप ये करिए। अगर वो कर पाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद फिर अगला कोर्स आप डिसाइड करोगे, आगे की कोर्स में आप क्या एक्शन ले सकते हैं, कैसे करेंगे, उसके लिए फिर आप उनको बात करते हैं, बाकी सारे एविडेंस को इवेलुएट करते हैं, उनको देखते हैं कि क्या है। कोई ऐसे हम लोग के पास तो आमतौर पे ऐसे लोग आते हैं कि जो अगर गलत कोई एफआईआर लिखा रहे हैं तो हम तो मना कर देते हैं कि देखो भाई ये ठीक नहीं है। आप उतनी ही बात करो जो लोगों को समझ में भी आए और लगे। पेरेंट्स को जेल में भिजवा करके और रिश्तेदारों को जो कि कभी आपके यहाँ आए भी नहीं लौट के, शादी के दिन आए थे और फिर दोबारा कभी नहीं, उनको भी ये नाम आप लिखा देते हो, नेम कर देते हो, ये तो ठीक बात नहीं है। लेकिन कई बार जो बदला लेने की भावना है, सबक सिखाने की जो भावना है, वो इतनी मजबूत हो जाती है कि आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ इस हद तक चले जाते हो कि आप चाहते हो पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। और फिर आपके समझ में आता है कि हमने जो किया वो गलत किया, हमें नहीं करना चाहिए था। और जब आपको समझ में आता है तब तक बात इतनी निकल चुकी होती है कि उस जगह से वापस लौटना और वापस वैसा ही कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। तो कई बार धैर्य से थोड़ा ठंडा करके अच्छे से प्यार से बैठने में कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये जो फैसला है कि 6 महीने तक आप उसकी जांच करें और उसके बाद ही आप इसके अंदर गिरफ्तारी करें, ये बिल्कुल ठीक है। तब तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में आपको क्लियर हो जाएगा, फैक्ट सारे आ जाएंगे, रिकॉर्ड पे सब कुछ आ जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि एफआईआर हो गई, अगर आपको लगता है कि एक्यूज भाग सकता है, फरार हो सकता है, तो आप उसकी अप्रीहेंशन दे दीजिए। ऐसे भी आमतौर पे पुलिस भी डायरेक्शन दे सकती है कि अपने पासपोर्ट को जमा करिए, आपको जाना नहीं है, आपको छोड़ना नहीं है, वरना कोर्ट से लेके आएंगे वो। तो आपको ये ध्यान रखना जरूर है कि आप किसी तरह से इन्वेस्टिगेशन के बीच में ऐसी कोई गलती नहीं हो जाए जहाँ पे पूरा का पूरा ये जो परिवार है वो बर्बाद हो जाए। अब देखिए आमतौर पे क्या होता है, मकोका है जैसे, या फिर SC/ST एक्ट है, या ये डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, इसमें जो इनोसेंस है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो प्रोसिक्यूशन पे कम है, आप पे ज़्यादा है। आप जो चार्जेस लगाता है उस पे ज़्यादा है। नहीं, जो चार्ज लगा रहा है उस पे ज़्यादा आमतौर पे होता है, क्योंकि एक्यूज को बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता है जी। लेकिन मकोका का केस है, ऑर्गेनाइज क्राइम का, या फिर SC/ST एक्ट में केस है, जहाँ आपको बताना है, आपको साबित करना है कि हमने नहीं किया था। जिसके ऊपर चार्ज लगता है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर लग जाता है कि आप बताइए कि आप कैसे वहाँ पे नहीं थे, आपको जो सफाई देनी है आप उसमें देंगे। यही बात डाउरी पे लागू होती है। तो ये कानून सीधे तौर पे महिलाओं के पक्ष में जरूर है जी, और इसका जो बैलेंस है, इसी की वजह से इसका मिसयूज हो रहा है। तो इसका दुरुपयोग ना हो, ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो अच्छा ये कदम है जो उन्होंने किया कि 6 महीने तक आप गिरफ्तारी नहीं करें, पहला काम ये है। दूसरा इसका ये होना चाहिए कि गलत एफआईआर कोई लिखाता है, अगर सही लिखा है तो कोई बात नहीं, गलत एफआईआर लिखाता है और गलत चार्जेस लगाता है किसी के ऊपर अगर, तो फिर उसके खिलाफ उसके पास सबूत नहीं हो अगर, तो उन्हीं धाराओं में उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने का इंतजाम करिए, ताकि कम से कम ये रुक जाए। आप कानून बनाते किस लिए हैं? सभ्य समाज में सब लोग शराफत से, सभ्यता से रहें, इसके लिए बनाते हैं। समाज को आप स्थिर करने के लिए बनाते हैं। कानून का पर्पज ये तो है नहीं कि आप दूसरे साइड को हैरेस करें या फिर कुछ और इसमें कोई अपनी तिकड़म का इस्तेमाल करें। ये तो ठीक नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो मेरा मानना है कि ये समाज की व्यवस्था को कमज़ोर करता है। जो हमारे लोकतंत्र के स्तंभ हैं, उसमें स्तंभ इसीलिए कहा जाता है कि न्याय अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फिर आप नागरिक रहने की जो आपकी इच्छा है लगभग वो खत्म हो जाती है। फिर आप सबसे पहले अपना भला देखने लगते हो, आप कैसे निकलें, क्या करें, ये सोचने लगते हो। तो झूठ का जो जवाब है ना, वो यही है कि कानूनी तौर पे उसकी ठीक तरह से कार्रवाई करें। अगर कोई गलत तरीके से इस केस में फंस जाता है 498A के तहत और उस पर FIR हो जाती है, तो फिर उसे क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ज़्यादातर मामलों में तो आजकल वीडियो रिकॉर्डिंग होती है और कई बार ऐसा होता है कि पहले दिन से आपको सब चीज़ें क्लियर होती हैं। अब तो जो आते हैं परिवार के लोग भी वो रिकॉर्डिंग लेके आते हैं, क्या ये बात हुई, वीडियोस लेके आते हैं, CCTV कैमरे लगे होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। तो ज़्यादातर अब वो बातें पहले जैसी नहीं रही। अब जैसे आप किसी को बोलें कि हमारे साथ मारपीट की, मार के घर से निकाल दिया, और आप देख रहे हो कि आपको किसी ने सी ऑफ करने के लिए भी आया हुआ है गाड़ी तक। फिर आप कहीं बोलते हो कि बच्चे के साथ ऐसे किया और आप उसके पास कोई सबूत नहीं है आपके लिए।
फिर आप कहते हैं कि मुझे लेने नहीं आए, मगर आपके घर और जाने आने की बातचीत है, फ़ोन पे आपकी बातचीत हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग है, तो आजकल लोग वो भी लेके आ जाते हैं। जैसे आपने कहा कुछ लोग वीडियो रिकॉर्डिंग्स लेके आते हैं, फ़ोटो इमेजेस ये सब लेके आते हैं, एज अ साक्ष्य लेके आते हैं, क्या ये कोर्ट में एज अ प्रूफ एडमिसिबल होते हैं? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आपकी इन्वेस्टिगेशन में वो उसको शामिल किया जाएगा, उसकी जांच होगी। अगर क्या ये दूसरा मामला नहीं उठाते कि किसी की राइट ऑफ प्राइवेसी भी इन्फ्रिंज या होगी? पति पत्नी में क्या प्राइवेसी, उतनी तो रह नहीं जाती सोसाइटी के अंदर। आप सीढ़ी से उतर रहे हैं, अब सोसाइटी क्या कैमरा है, तो उसने आपको ले लिया। घर के अंदर तो आप लगाते नहीं हो, जी। आपके पीछे जाकर के आपकी रिकॉर्डिंग तो करते नहीं है। ये तो झगड़े तब शुरू होते हैं पति पत्नी के, ज़्यादातर पहले सब कुछ तो कॉमन ही होता है। अब आपकी पत्नी आपका फ़ोन तो चेक करती होंगी, आप उसको मना नहीं कर सकते। और आप भी कभी कभी फ़ोन लेके देख, कोई मैसेज आ गया, किसका इनका फ़ोन आ रहा है, आपने उठा के बात कर लिया। जब ट्रस्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट है, तो फिर ये सारे रिश्ते जो है बेमानी हो जाते हैं, बड़ा प्यार होता है। जब ट्रस्ट नहीं रहे तब की बात है ये। जी। जब ट्रस्ट खत्म हो जाता है आपका, जब झगड़े शुरू हो जाते हैं आपके, जब आपके बीच में वाद विवाद शुरू हो जाता है, या जब आप, कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि कोई एक ऐसा है जो कहीं और रहना चाहता है, वहाँ पर भी गलत बयानी शुरू हो जाती है। आप जान छुड़ाने के लिए भी 10 बातें करते हो। तो ये सब ये चीज़ें हैं, आमतौर पे हैं, लेकिन कानून का जो काम है वो देखना है, और जो कानून के बनाने वाले हैं और न्यायपालिका है, उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसको ये देखे कि इसका कोई मिसयूज़ नहीं हो। अब कई बार तो ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अगर नहीं हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या कर लेगा, और जो ऑफिसर्स हैं वो क्या कर लेंगे, वो तो फिर उनको पकड़ेंगे, बोलेंगे तुमने देर क्यों किया। जी। कई बार हो सकता है सही मामला ही हो और ये चार्ज लगे कि आपने इसकी आड़ में आपने कार्रवाई नहीं की। अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है भाई, डाउरी को लेकर के है ना, बाकी और मामलों के लिए तो नहीं है। जी। अगर कोई ऑफेंस है, इसके अलावा केवल दहेज के अलावा कोई बात है, अब आपने 6 साल साथ में रहे और आप डाउरी की चार्ज पे आज अरेस्ट कराना चाहते हो, तो उस पर 6 महीने की जांच तो हो जाने दो, क्या सच में हैरेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अब मान लो कि डेथ हो गया, डाउरी डेथ हो गई, तो फिर तो केवल 498 ही नहीं रहा ना, फिर तो 302 भी ऐड हो गया, तो उसमें तो ये छूट नहीं है आपको। फिर वो डाउरी का मामला तो नहीं रहा, मर्डर का ही मामला हो गया। जी। केवल डाउरी के पैरामीटर में कोई केस है तो उसके लिए अगर इस तरह की बात है तो बुरा नहीं है। रिलैक्सेशन। जी। अच्छा सर, आगे जो बहुत सारी न्यूज़ में चर्चा में था वो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का, बट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से पहले मैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बिल जो 2025 जिसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसके बारे में समझना चाहूँगा। उसमें क्या ऐसी नई चीज़ें ऐड ऑन हो रही हैं जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा? देखिए, ऐसा है कि डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं कि अगर आप डिजिटल कर देंगे सब कुछ तो आप प्रॉपर्टी को ट्रेस कर सकते हो, प्रॉपर्टी कहाँ पर है, किसके नाम पे है, इसके पहले कौन कौन से बायर से आप वो देख सकते हो, ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हो। अब आजकल के ज़माने में सारे के सारी पार्टियाँ इकट्ठी हो सकती हैं। आधार के साथ जुड़ा रहने से फ़ायदा ये है कि कम से कम दिख जाएगा किसके नाम पे है, कौन है, कब रजिस्टर किया था, प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप उनकी है कि नहीं है, ज़मीन का खसरा नंबर, खतौनी नंबर, जो खाता नंबर, ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो एक वो उसकी कोशिश की जा रही है। दूसरा क्या है कि कई बार ऐसा पाया जाता है कि प्रॉपर्टी आपकी हो नहीं हो, आप रजिस्टर कर देते हैं जी। और जो स्टैम्प डिपार्टमेंट है, जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, उसकी ड्यूटी केवल स्टैम्प ड्यूटी लेने भर की रह जाती है। या आप महिला कर रही है तो 5.5% ले लो, पुरुष कर रहा है तो 7% ले लो, आप उसके ऊपर लगे हुए हो। जी। या आपको ड्यूटी मिल रही है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आप ताजमहल रजिस्टर कर दो, आप रेड फोर्ट रजिस्टर कर दो जाके, तो कम से कम ये बात रुक जाएगी इससे। ये फ्रॉड जो होते हैं वो रुक जाएंगे। फ्रॉड रुक जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जैसे आपने किसी ने गिफ्ट किया किसी को, एक व्यक्ति को, और 3 महीने बाद उससे वापस ले लिया, तो इसकी जांच हो जाएगी। उसमें आपको सामने आ जाएगा और सामने प्रेजेंस में रजिस्ट्रार के बोलना पड़ेगा कि हमें कोई प्रेशर में हमने कोई ऐसे नहीं किया है, ये हम चाहते हैं देना इनको, या वापस करना चाहते हैं, या हम इसको बेचना चाहते हैं, कुछ भी आपको बोलना पड़ेगा और उसको कन्विंस होना पड़ेगा। तो कई बार जैसे दलित की प्रॉपर्टी कोई खरीदे अगर अनुसूचित जात की, तो उसमें ये प्रिकॉशंस थे पहले कि एसडीएम की परमिशन चाहिए होती थी। बिना एडीएम की परमिशन के आप प्रॉपर्टी खरीद बेच नहीं सकते थे अगर जनरल कैटेगरी का कोई लेना चाहता है तो। वैसे ही अगर इसके लिए ऐसे कानून बनेंगे तो ठीक है, कम से कम इतना उनको जो सेफ गार्डिंग तो उनकी हो जाएगी कि उनको कोई तंग नहीं कर पाएगा। एक सेफ गार्ड होगा, एक डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन होगा और इजी रहेगा। इजी रहेगा, बिल्कुल ठीक। सर, एक मुद्दा जो था कि वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी आप उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं या नहीं हैं, ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है। तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है और इसको थोड़ा सा आम आदमी की नज़र से बताइए कि कैसे इम्पैक्ट करता है। अब देखिए क्या होता है कि कई बार आपका कोई हक नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, मगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, रजिस्टर कर देते हो, तो कैसे आपकी हो जाएगी, कैसे वो डील वैलिड कैसे होगी। ज़मीन मेरी आप कैसे बेच सकते हो।
तो सबसे पहले जिसने आपकी रजिस्ट्री की है वो आदमी उसका मालिक होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी लीज होल्ड होती है तो सेल डीड नहीं हो सकती, एग्रीमेंट टू सेल ही होगा। कई बार ऐसा होता है कि आप जब प्रॉपर्टीज़ को खरीदने जाते हैं तो आप पाते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी तो है, डॉक्यूमेंट सब हैं, मगर एडवर्स पोजीशन किसी और का है और वो 12 साल से ज़्यादा से है। आपकी जो एग्रीमेंट टू जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वो रजिस्टर्ड नहीं है, आपकी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड नहीं है, या कोई व्यक्ति उसमें जिसकी प्रॉपर्टी है ओरिजिनली वो विटनेस बनने को विटनेस नहीं है, या उसने खुद साइन नहीं किया है, तो कैसे करेंगे? कई बार प्रॉपर्टी आपकी है, अब आपके बिहाफ पे किसी और ने पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को दे दी, लेकिन आपका उससे कोई जानकारी में भी आपके नहीं है, तो प्रॉपर्टी कैसे किसी और की हो सकती है? इसीलिए कई बार जो एनडीएमसी भी है, जो नगर निगम है, एमसीडी है, ये प्रॉपर्टी जब आपकी नाम से चढ़ाते भी हैं, बिजली का बिल लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं, तब भी वो लिखते हैं कि आपकी मालिकाना के लिए नहीं है, केवल टैक्स पर्पज़ के लिए है। अब आप देखिए न्यू दिल्ली के अंदर, कनॉट प्लेस के अंदर ज़्यादातर जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये लोगों के कब्जे की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये खरीदी हुई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। बहुत से लोग हैं जो उसमें घुस गए और उसके अंदर रहते हैं और धीरे धीरे उसके मालिक बन गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो उस प्रॉपर्टी के अंदर उनका कोई भी रोल नहीं है सिवाय इसके कि बिल्डर का उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया और उसके अंदर घुस के उसके मालिक बन के बैठ गए। ऑलमोस्ट 50% कनॉट प्लेस ऐसे है। तो सबसे पहले कनॉट प्लेस की रजिस्ट्री बंद की गई। अभी कनॉट प्लेस रजिस्ट्री नहीं हो सकती। कनॉट प्लेस इलाके के जितने भी घर, मकान, दुकान है उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है। न्यू दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको, ये न्यू दिल्ली 1 की स्थिति है कि रजिस्ट्री नहीं हो सकती उसकी। पहले होती थी, अभी 2 साल 3 साल पहले रोक दिया उसको। तो इसीलिए है, तो अब कम से कम प्रिकॉशन ले लें और उसकी ठीक तरह से उसकी तैयारी कर लें और करने के बाद इसको रजिस्टर करें तो अच्छी बात होगी। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो इससे पहले आपको चेक करना है कि वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड क्या है, उसकी चेन पूरी चेक करनी है, फिर उस पर मालिकाना हक किसका है, कौन रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स। मैं तो हमेशा एडवाइस ये करता हूँ यस कि आप प्रॉपर्टी कोई खरीद रहे हो जी, तो आप 5 लाख रुपए का लोन ले लो, जो ऐसा क्यों? ड्यू डिलिजेंस बैंक कर देगा आपका। अच्छा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैंक ही कर देगा। 5 लाख रुपए का आप लोन ले रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, एक एक चीज़ वेरीफाई करेगा, करके बैंक ये काम कर देगा। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो तो आप 5 लाख रुपए का लोन ले लो, पूरा लोन नहीं लेना आपको तो भी। पर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या सर, ग्रामीण क्षेत्रों में तो क्या कहते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाते हैं, नहीं होते हैं, दादा परदादा के टाइम से चल रहे हैं, लेकिन वो मिल जाता है ना, खसरा खतौनी है, तहसील के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें मिल जाता है। ठीक। अच्छा सर, एक और मुद्दा जो अभी हाल फिलहाल में आया है, 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें रैश ड्राइविंग की वजह से, रेकलेस ड्राइविंग की वजह से अगर मौत हो जाती है या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं दे आर नॉट लाइबल टू पे। तो इसके बारे में समझना चाहूँगा। ये तो जैसे ऐसे हो गया कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया और आप गुटखा खाते हैं मान लीजिए, तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको अगर कैंसर की बीमारी है तो आपको पैसे नहीं देगी। ओके। आपका इलाज में तो कई बार डॉक्टर्स एक लिखते हैं कि आपका भले ही हिस्ट्री हो मगर वो लिखेंगे नहीं उसको। ऐसे ही कई बार ऐसा होगा कि आप जैसे कोई आप जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं और पीछे की सीट पे बैठा आदमी हेलमेट नहीं पहना है, तो आप रिकॉर्ड में लिखोगे कि हेलमेट पहना हुआ था, पीछे बैठे थे, ऐसे बैठे थे। दोनों को हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया और फिर आपकी डेथ हो गई तो आपने हेलमेट क्यों नहीं पहना। ट्रैफिक रूल्स के वायलेशन में नहीं होना चाहिए। आपकी जो इंश्योरेंस है वो होनी चाहिए प्रॉपरली। तो हर एक के लिए एक जो पैरामीटर है, उसके अलावा आपकी स्पीड लिमिट 60 है, आप चला रहे हो 100 पे, तो आपकी अगर रेकलेस है, नेग्लिजेंट ड्राइविंग है आपकी, तो उसके ऊपर ये कर दिया कि हमारी जिम्मेदारी वहीं तक है जहाँ तक आप कानून का पालन कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत ही सही बात नहीं है। और थर्ड पार्टी जो इंश्योरेंस है भी, वो थर्ड पार्टी तो वो भी है जो बाइक पे पीछे बैठा है जी। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने बाइक की इंश्योरेंस करा रखी है, तो उस बाइक पे ड्राइविंग सीट पे आप हैं, लेकिन थर्ड पार्टी तो वो भी हो गया जो पीछे बैठा, अगर वो घायल हो गया वो भी क्लेम कर सकता है। आगे जो जिसको मारते हैं आप वो भी क्लेम कर सकता है। तो कई बार इसमें थोड़ी कमियां हैं, इसकी में खामियां हैं ज़रूर, लेकिन अगर आज की परिभाषा के आधार पर जाएँ तो अब वहीं तक आपको इंश्योरेंस की छूट है जब तक कि आप कानून का पालन कर रहे हैं। अगर आपने कानून का पालन नहीं किया, अगर आपके पास मतलब डीएल नहीं हो, गाड़ी चला रहे हैं आप, एक्सीडेंट हो जाए आपका, तो इंश्योरेंस कंपनी बोल सकती है कि हम नहीं देंगे आपको, क्योंकि आपके पास अथॉरिटी नहीं थी गाड़ी चलाने की। कानूनन आप गाड़ी चला नहीं सकते थे, भले ही आपकी गलती कोई नहीं हो, आप बिल्कुल रोड पे ठीक तरीके से जा रहे हैं, सामने वाली गाड़ी ने गलती करके आपको मारा, फिर भी आपके पास डीएल नहीं था, इसलिए आपको शायद वो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी का बेनिफिट आपको नहीं मिले।
मैं आपसे समझना चाहूँगा कि वो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसको इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट कर सकती है कि ये लापरवाही से हुआ है। जो आपकी लिमिट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कहीं कोई कई देशों में तो ऐसा है कि आप गाड़ी 100 से नीचे चलाएंगे तो चालान कटेगा आपका। जी। हमारे यहाँ 60 के ऊपर चलाएंगे तो कटेगा चालान, ये भी होता है। तो अगर आप 60 के ऊपर चला रहे हैं जहाँ चालान कट सकता है और वहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो फिर वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे उसकी। ऐसे ही अगर आपकी कहीं किसी से एक्सीडेंट हो और ये माना जाए कि आपने पी रखी थी, आप नशे की हालत में थे, तो फिर आपको नहीं मिलेगा, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेगा। कई बार आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है और आपने इतनी ओवर स्पीडिंग कर दी कि आप गिर गए या कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसके पैसे नहीं मिलेंगे। जब तक आप जो रोड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करते हुए, ड्राइविंग लाइसेंस के रूल्स को फॉलो करते हुए और सड़क के कानूनों का पालन करते हुए आप चलाएंगे गाड़ी, तब तक आपको सारी सुविधा मिलेगी। वरना ऐसे गाड़ी आप चला रहे हैं, निकाल रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, कहीं लग गया, कहीं खंभे से लग गया, आप नशे की हालत में नहीं है तो आपकी रिपेयर हो जाएगी, और आप नशे की हालत में मार दें तो आपको नहीं मिलेगा। तो कोई ये मानता नहीं है कि हम नशे की हालत में थे, वो तो इंश्योरेंस क्लेम करते हैं और उसके इंश्योरेंस कंपनीज भी कम नहीं है, वो भी दुनिया भर के तरीके लगाती हैं इंश्योरेंस नहीं देने के लिए, आपको आपके राइट्स आपको नहीं देने के लिए। सिस्टम पहले से बेटर हो रहा है और धीरे धीरे मुझे लगता है कि और भी बेटर होगा। आप कई देशों में तो ऐसा है कि इंश्योरेंस इतनी बड़ी चीज़ है, मेडिकल इंश्योरेंस और आपकी रोड सेफ्टी से जुड़ी हुई इंश्योरेंस की, वो लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, बड़े बड़े पदों पर रिटायर लोग छोटी नौकरी करते हैं ताकि उनको इसके फ़ायदे मिल सकें। लेकिन हमारे यहाँ अभी थोड़ी बहुत दिक्कत है और इंश्योरेंस कंपनीज भी पैसे के इसके लिए मान लीजिए आप आते हैं, ये कई बार बैंकिंग लाइसेंस के साथ इंश्योरेंस लाइसेंस आपको लेना पड़ता है। केवल इंश्योरेंस से आप चलाएं तो शायद सक्सेसफुल भी नहीं हो और चले भी नहीं, ये बहुत प्रॉफिट का बिजनेस नहीं है, कई बार प्रॉफिट का होता भी है। जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, आप क्रॉप इंश्योरेंस में पाला पड़ गया तो आपको दे देंगे, मगर जानवर चर गए आपकी लापरवाही से, कोई और आ गया तो केस सुप्रीम कोर्ट तक आता है। और अच्छा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जो किसान है उसने इंश्योरेंस तो करा रखा है मगर वो दौड़ेगा, चक्कर लगाएगा, एनसीडीआरसी से होते हुए यहाँ तक आएगा और फाइनली जब उसको मिल भी जाएगा तो शायद उसका मजा निकल जाता है। आपने क्रॉप इंश्योरेंस कराया इसलिए कि आपको पैसे मिल जाएं तुरंत जी, लेकिन कई बार उसमें दिक्कत होती है और किसानों को भी उसका सीधा फायदा नहीं मिलता है। मैं तो एक बार, मुझे याद है, एक क्रॉप का केस के लिए मैं अपियर किया था, उसमें फाइनली जो इंश्योरेंस कंपनी थी वो सक्सीड की क्योंकि लापरवाही किसानों के पार्ट पे उनको मिली। भाई लापरवाही क्या है, आप खेत को तो बाउंड्री नहीं बना सकते, जी हाँ, खेत को कैसे चौकीदार नहीं लगा सकते जी, तो कई बार ऐसा होता है कि इसमें गलतियां हो जाती हैं। कई बार आपके जानवर ही खुल गए और जाकर के खेत को में घुस गए, इसीलिए तो कराते हैं इंश्योरेंस, और किस लिए कराते हैं। लेकिन ये पर्पस डिफीट हो जाता है, थोड़ा सा और मैच्योर होने की ज़रूरत है और भारतीय किसानों की ज़रूरतों को देखते हुए, जो हमारे मोटर व्हीकल से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको देखते हुए, जो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो स्पीड पे गाड़ी कहाँ चल सकती है, अगर आप यहाँ पे दिल्ली के अंदर रहते जाम हैं इतना होता है। और आप अगर आगरा जा रहे हो तो आप तेज चला लें, बाकी आगरा नहीं जा रहे हो तो बाकी दिल्ली के अंदर तो कहाँ आप चलाएंगे, 60 के ऊपर तो गाड़ी कहीं जा ही नहीं सकती। बिल्कुल। तो ये दिक्कत होती है कई बार, और हर जगह चालान से लेकर के और बाकी चीज़ें वो भी निगाह लगा के बैठे। अब तो कैमरा वगैरह सब जगह लग गया है राजधानी के अंदर, तो ये कम से कम मालूम है कि किसने क्या किया, गलती किसकी थी, उसमें आप बच नहीं सकते। अब उसमें भी कई बार जो चलाने वाले हैं वो गलत अपना एड्रेस दे देते हैं, कहाँ पे हुआ वो जगह गलत बता देते हैं और करके इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज को भी फ्रेंडली होना चाहिए और उनको भी पॉलिसी जो अपनी बनाते हैं, लेते हैं, उसमें एक कम्प्रिहेंसिव कवर जो होता है वो देना चाहिए। थर्ड पार्टी का मतलब केवल ड्राइवर नहीं है, बाकी भी हैं। रेकलेस ड्राइविंग है और गाड़ी में हम पीछे बैठे हैं और मैं मना भी कर रहा हूँ तो कौन पैसे देगा हमें? अगर मैं भी घायल हो गया तो पैसे कौन देगा? अगर वो आदमी सर्वाइव नहीं कर रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को ही देना पड़ेगा। हमें आप थर्ड पार्टी ट्रीट तो करो, आप थर्ड पार्टी ट्रीट नहीं करते तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं वो ठीक हो जाएंगी मुझे लगता है समय के साथ तो साथ। बेसिकली यही मैं समझना चाहता था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे सड़क दुर्घटना में जिसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पीछे परिवार कैसे मतलब उस रिस्पॉन्सिबल होगा, उसके लिए कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, तो उनके बारे में समझना चाहता हूं कि उनको तो इंश्योरेंस का बेनिफिट, इंश्योरेंस इसीलिए जाता है कि कभी कुछ हो जाए तो परिवार को बेनिफिट मिले उसका। लाइफ कवर में तो मिल जाएगा, टर्म की बेनिफिट्स मिल जाएंगी, लेकिन जो आपने ड्राइविंग से रिलेटेड है उसका आपकी पॉलिसी नहीं मिलेगी। अगर आप रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं और उसमें हो गया तो नहीं देंगे आपको। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स पे बात करते हैं। आप फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट से हैं, जो लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनको किस टाइप के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और कई बार क्या होता है कि
कई बार लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, केस नहीं मिलते, फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट्स को, वो खुद को ठगा हुआ से महसूस करते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या करना चाहते हैं? देखिए, ये सारी मुसीबत है लॉ खत्म करने के बाद। जब आप फर्स्ट जनरेशन है तो थोड़े दिन और आपको टाइम देना पड़ता है। अब जैसे कोई बच्चा ऐसा हो जो फर्स्ट ईयर में ही तय कर ले 5 साल की लॉ के कोर्स में कि मुझे तो बैंकरप्सी के मैटर्स करने हैं, और वो 5 साल तक बैंकरप्सी की पढ़ाई कर रहा है, साथ साथ बाकी पढ़ाई भी कर रहा है। जब वो निकलेगा उसे काम की दिक्कत नहीं होगी, उसको अगले दिन काम मिल जाएगा। मतलब स्पेसिफिकेशन पहले से डिसाइड कर ले तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 एरिया आप चुन लो और पहले साल से पढ़ो। बाद में जब आप निकल के आते हो तो एक बेसिक नॉलेज सबका है, यू शुड बी जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ वन, तो काम मिल जाएगा आपको। अब अगर आपने वो नहीं किया है तो फिर जिस दिन आप आते हैं 2-3 साल आपको देने पड़ेंगे। वो 3 साल आप देने को तैयार हो कि नहीं तैयार हो, वो देखना पड़ेगा आपको। और अगर आप तैयार हैं तो आप कर सकते हो। आप 3 साल तक टिकना आसान नहीं है। जैसे कोई साधारण परिवार का बच्चा है तो कैसे 3 साल रहेगा, वो भी दिल्ली में आकर के या कोई बड़े शहर में जाके कैसे रहेगा? उसको बहुत दिक्कत है, घर के काम करने पड़ेंगे, परिवार की देखभाल करनी है। और लड़कियों के लिए तो और भी बड़ा चैलेंज है, उनकी शादियां हो जाती हैं तो वो भी एक चैलेंज है। तो एक मुश्किल तो होती है, लेकिन ये भी सही है कि ये इससे अच्छा कोई प्रोफेशन है नहीं दूसरा। क्योंकि इसमें मान लीजिए कि आपने 40 साल की एज में आपने काम शुरू किया तो समाज का जो आपका बाकी अनुभव है वो लॉ के अनुभव में जुड़ जाता है। आप 3 साल में वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ बाकी आपके एज के लोग वहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि आपको समाज का एक बड़ा अनुभव आपको मिला है, उस अनुभव का फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं, आपने बिल्कुल पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल आपने ध्यान नहीं दिया कि कैसे काम करें, कैसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ का भी मज़ा अलग है, आप उसका मज़ा लेना चाहते हैं। बिल्कुल। और उसका जब मज़ा लेना चाहते हैं तो बाकी चीज़ें रह जाती हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि मज़ा खूब लीजिए, 2-4 घंटे लगाते रहिए जो काम करना है आपको उसके ऊपर, और फोकस रहिए आपको अपने। बिल्कुल स्टूडेंट लाइफ जरूर एंजॉय करिए, लेकिन साथ साथ ये करिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बड़ा अच्छा प्रोफेशन है हमारा। आपको मान लीजिए काम करने का मन नहीं, आप नहीं करिए, एक महीने का ब्रेक ले लीजिए। धन्यवाद सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।